अमृतसर गांव जहां के लोग काफी हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके ऊपर बहुत जल्द ही दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। एक रोज देर शाम गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां एक औरत आती है जो कि गोलगप्पे बेच रही थी। गोलगप्पे ले लो, सस्ते सस्ते करारे गोलगप्पे ले लो। अरे गोलू वो देख, वो आंटी ना, आंटी क्या बेच रही है। हाँ चल चलते हैं, अब बाद में जाते थे पैसे लेकर आएंगे, उसके बाद खाएंगे, अभी देख कर आते हैं। अरे बच्चों, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। अरे आंटी रुको, मैं अभी अपने दादी से पैसे लेकर आता हूँ। एक तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को खिला ही सकती हूँ, खाकर देखो, पसंद आए ना तो खरीद कर ले जाना। अरे हाँ आंटी जरूर। अरे वाह गोलू, ये तो बड़ा टेस्टी है। अब रोहित अपने घर जाता है और अपनी दादी रज्जो से कहता है, दादी दादी कहाँ हो आप? अरे दादी, बाहर में गोलगप्पे वाली आंटी आई है, मुझे ना 5 रुपए दे दो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे वाली आई है? क्या बात कर रहा है? अरे तू किसी भी अनजान से कुछ भी लेकर खाने लगता है। तेरे अंदर समझ नाम की चीज है भी या नहीं? अरे दादी, अब खुद जाकर देख लो ना, आंटी बहुत अच्छी है। जब हमारे पास पैसा नहीं था ना, तो उन्होंने मुझे और गोलू को दोनों को खिलाए थे अपने गोलगप्पे। चल मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कौन करमजली मेरे पोते को बहला फुसला रही है। अब रज्जो बाहर आती है तो देखती है कि एक औरत गोलगप्पे बेच रही है और कई सारे लोग उसके गोलगप्पे खा रहे हैं। अरे वाकई में ये है कौन? चल जरा पता लगाऊं। आज से पहले तो मैंने इसे अपने गांव में कभी नहीं देखा। आइए आइए बहन, कहिए कितने का खिला दे। एकदम करारे और तीखे गोलगप्पे हैं, खाकर बस सर झन्ना ही जाएगा। ये सब छोड़ और तू मुझे पहले ये बता कि तू है कौन? आज से पहले मैंने तुझे अपने गांव में कभी नहीं देखा है। मेरा तो पड़ोस के गांव में भी आना जाना है, कभी मैंने तुझे वहाँ भी नहीं देखा। अरे बहन क्या बताएं, आज से पहले मैं घर से कभी निकली नहीं ना, तो आप हमें कैसे जानोगी। 10 दिन पहले ही हमारे मर्द का एक्सीडेंट हो गया है। देख, मैं बेशक कम पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं तुझे समझाती हूँ, वो एक्सीडेंट होता है, एक्सीलेंस नहीं। और तेरे पति की मौत एक्सीडेंट में हुई है और उसके बाद से तू घर चलाने के लिए गोलगप्पे बेचने लगी है। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ दीदी, एकदम सही कहा है आपने। ओए सुन, ये कहानी कहीं और जाके सुना। मुझे अच्छे से पता है कि तू बच्चा चोर है और गोलगप्पे के बहाने तू यहाँ बच्चे देखने आई है और रात के अंधेरे में अपने ग्रुप के साथ आकर इन बच्चों की चोरी करेगी। अरे नहीं नहीं बहन, आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, बस हालातों की मारी हुई हूँ। रज्जो उस गोलगप्पे वाली से काफी समय से बहस कर रही थी। ये देखकर शकुंतला अपने घर से निकलकर रज्जो के पास आती है और उस औरत से कहती है जो कि गोलगप्पे बेच रही थी, बिटिया ऐसा है, इसकी तो आदत है हर किसी से बहस करने की। तू जो अपना काम कर। और रज्जो तू, तब से मैं देख रही हूँ तू इसे परेशान कर रही है। तेरी ये लोगों से झगड़ने वाली आदत कब जाएगी? अरे गांव में बच्चों को एक अनजानी औरत गोलगप्पे खिला रही है, मेरा फर्ज तो बनता है ना कि मैं उसके बारे में पूछूं, आखिर वो है कौन। चुप कर तू, हर वक्त दूसरों को गलत साबित करती रहती है। अमृतपुर गांव में उस औरत ने तो कुछ ही दिनों में अपनी धाक जमा ली थी, क्योंकि उसकी बातों से, उसके व्यवहार से हर कोई इतना खुश था कि रोज गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उस औरत के गोलगप्पे का इंतजार किया करते और इस तरह वो औरत भी गांव वालों के बीच अपना विश्वास बना चुकी थी। एक रोज करीब रात के 8 बजे रज्जो रोती हुई शकुंतला के घर पहुंचती है। अरे शकुंतला कहाँ है तू? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कहाँ मर गई तू शकुंतला? मेरा पोता नहीं मिल रहा शकुंतला, कहाँ है मेरा पोता? गोलू तो सोया हुआ है और तू रो क्यों रही है? बता भी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? अरे शकुंतला क्या बताऊं, मैंने अपने पोते को बाहर खेलते हुए देखा था, लेकिन अब तक वो घर नहीं आया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। ये तू कैसी बात कर रही है? चल मैं ढूंढती हूँ। सुखिया चाचा, शंकर बेटा, अरे कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, रज्जो का पोता कहीं गुम गया है। अब सभी रज्जो के पोते को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन रोहित किसी को नहीं मिलता। गांव के लोगों में यूं अचानक बच्चे के गुम हो जाने की वजह से दहशत सी बन जाती है।
अब देर रात शकुंतला और उसका बेटा शंकर घर आते हैं और उन्हें उदास देखकर शकुंतला की बहू भूमि अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या हुआ रोहित को, कुछ पता चला क्या? माँ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं, सब ठीक तो है ना? नहीं बहू, रज्जो का तो रो रो कर बुरा हाल है और वो तो कह भी रही है कि उसी गोलगप्पे वाली ने किया है। माँ जी आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गांव में, और अब तो हमें गोलू का भी खास ख्याल रखना होगा। चल ठीक है बहू, तू जाकर आराम कर ले, मैं भी चलती हूँ आराम करने। ना जाने भगवान की क्या ही मर्जी है। आखिर कौन हो सकता है वो जिसने रोहित का अपहरण किया, या फिर गांव पर ये किसी मुसीबत के आने का संकेत है? भोलेनाथ जी जो भी हो, बस गांव वाले और बच्चों की सुरक्षा करना। अब अगली सुबह भी रोहित का कहीं आता पता नहीं चलता। गांव वाले तो पहले से ही परेशान थे, लेकिन सुबह गांव के बीचों बीच गांव के ही एक आदमी की लाश मिलती है, जिसका शरीर काला पड़ा था और गर्दन पर लंबे लंबे दांतों के निशान बने थे। इसे देख ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके शरीर से खून पी लिया हो। ये तो बड़ी बेरहमी वाली मौत दी गई है इन्हें। आखिर हमारे गांव में ये हो क्या रहा है? मेरा रोहित कहाँ होगा, किस हाल में होगा? शक्कू उसे ढूंढ ला, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। हम आज ही पुलिस में इसकी खबर देते हैं। तू चिंता ना कर और ना ही कुछ गलत सोच। सभी गांव वालों में अब और भी ज्यादा दहशत फैल जाती है कि आखिर ऐसी मौत कौन दे सकता है और कौन है जो गांव में इतने रहस्यमय तरीके से लोगों को मार रहा है। अब देर रात भूमि को नींद नहीं आ रही थी। अपनी आंखों के सामने उसकी वही आदमी आया जा रहा था। तभी भूमि अपने बिस्तर पर बैठकर खुद ही सोचने लगती है, कहीं गांव में किसी का बुरा साया ये सब तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बारे में मैं पता कैसे लगाऊं? भूमि इसी सोच में रात गुजार देती है, लेकिन जैसे ही गांव वाले अब अगली सुबह उठते हैं तो उन्हें गांव के बीचों बीच उस पुलिस वाले की लाश मिलती है, जिसे कल गांव वाले रोहित के मिसिंग केस के बारे में बताने वो आया था। अरे ये तो वही थानेदार है जिसे हमने रोहित की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसकी मौत इतने रहस्यमय तरीके से कैसे हुई? अब तो गांव में जरूर कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है जो हर रोज लोगों को मार रहा है। ये सब मैं कैसे होते हुए देख सकती हूँ? नहीं नहीं, अब मैं इस गांव में और किसी की जान नहीं जाने दूंगी। मुझे जानना ही होगा कि आखिर वो है कौन, और जो ये सब कर रहा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रज्जू का अपने पोते के लिए रो रो कर बुरा हाल था। इधर काफी समय से गोलगप्पे वाली औरत भी नहीं आ रही थी, लेकिन देर रात जब भूमि गांव वाले घर में सब सो रहे थे, तभी भूमि अपने घर से निकलती है और गांव के कुएं के पास जाती है और अपने असली रूप यानी अर्धनागिन रूप में आ जाती है। मैंने आपसे वादा किया था, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी किसी की जान की रक्षा करने की, तो मैं उनका साथ दूंगी और उन्हें मुसीबत से निकालूंगी भी। बस आप मुझे गांव के लोगों की रक्षा करने की शक्ति दीजिए। अब भूमि यानी कि नागिन, जो काफी समय से धरती लोक पर अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, वो अपने हाथों से जादुई गोले को प्रकट करती है और उसमें लोगों की मौत का कारण देखती है। जादुई गोले में दिख रहा था कि गोलगप्पे वाली औरत ही चुड़ैल थी और वो लोगों को गोलगप्पे खिलाकर मोहित कर रही थी। उसके बाद वो उन्हें सम्मोहित करके अपने साथ जंगल की गुफा में बुलाती और उस चुड़ैल ने अब तक एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज जो हो जाए, लेकिन मैं इस चुड़ैल का खात्मा करके ही रहूंगी। कहीं ये आवाजें रोहित की तो नहीं? इसका मतलब रोहित सही सलामत है, लेकिन रोहित तक पहुंचने से पहले मुझे इस गोलगप्पे वाली चुड़ैल का खात्मा करना पड़ेगा। भूमि अब अंदर जाती है और वो अभी भी अर्धनागिन रूप में होती है। तभी वो देखती है कि चुड़ैल रोहित के सामने जोर जोर से हंस रही थी। रोहित रो रहा था, लेकिन तभी चुड़ैल की नजर नागिन पर जाती है। एक नागिन का मेरे अटरिया पर क्या काम? कहीं तुम गांव वालों को बचाने तो नहीं आई हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम खुद को बचाने का प्रयत्न करो, गोलगप्पे वाली चुड़ैल। इतना बोलकर नागिन चुड़ैल पर अपनी शक्तियों से वार करती है। एक पल को चुड़ैल अपनी कदम पीछे कर लेती है, लेकिन वो भी नागिन का डटकर सामना करती है और दोनों में घमासान युद्ध चलता है और आखिरकार जीत नागिन की होती है, क्योंकि खुद शिवजी भी उस नागिन की चुड़ैल से लड़ने में मदद करते हैं। जिसके बाद नागिन यानी कि भूमि रोहित को लेकर गांव लौट आती है
और उस दिन के बाद से ना गांव में किसी की रहस्यमय तरीके से मौत होती है और ना ही उस गोलगप्पे वाली चुड़ैल के राज के बारे में किसी को पता चलता है। शिवन्या और आलोकी अपने भवन में बैठकर मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि तभी आलोकी कहती है, नागरानी, आपको पता है धरती लोक पे एक नई तकनीक आई है जिससे कि बात दूर दराज लोगों से बात हो सकती है। अच्छा, ऐसी भी कौन सी तकनीक है धरती लोक पर? नाम क्या है उसका? मोबाइल फोन बहुत ही अद्भुत चीज है जिसमें हम दूर दराज लोगों से बात करने के साथ साथ अपनी तस्वीर और उन्हें संभाल कर भी रख सकते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है, हमें भी देखना है ये। परंतु महारानी, वो जितना सरल है उतना घातक भी है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। धरती लोक में बच्चों के पास ये यंत्र है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे इसका इस्तेमाल करके अपने दूर दराज के मित्र से बात करते हैं। आप हमारी बात समझ नहीं रही हैं। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में भी बच्चे बाहर खुले वातावरण में खेलने जाया करते थे, परंतु जब से उनके माता पिता ने उनको मोबाइल फोन दिया है तब से बच्चे घर से बाहर जाते ही नहीं और पूरा दिन फोन में ही लगे रहते हैं। हाँ आलोकी, इससे तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अपने इस नागलोक में ऐसी कोई चीज नहीं है, वरना हमारे नागलोक के बालक बालिका भी इन सभी की आदी हो जाते। जी नागरानी। शिवन्या और आलोकी की सारी बातें नागलोक की नागिन सोनाली छुपकर सुन लेती है और खुद से कहती है, ये मोबाइल क्या है? आलोकी मोबाइल के बारे में जो भी बोल रही थी, अगर वो सत्य है तो हमें इस मोबाइल की जरूरत है। आखिर हम इतनी खूबसूरत हैं और हमें खुद की तस्वीर देखने का मन करता है, परंतु तस्वीर ज्यादा पुरानी होने के बाद वो फट जाती है जिससे हम दोबारा देख नहीं सकते। सोनाली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी पास में रखे गमले में उसका हाथ लगता है और वो टूट जाता है। गमले के टूटने की आवाज आलोकी और शिवन्या तक जाती है। कौन है वहाँ? आलोकी, लगता है कोई हमारी बातें छिपकर सुन रहा था। कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं? मुझे नहीं लगता महारानी की कोई घुसपैठिया होगा। मुझे लगता है कोई बिल्ली होगी। अगर वहाँ कोई होती तो चलने की आवाज तो जरूर आती ना। फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। आप यहाँ रुकिए, हम अभी देख कर आते हैं। आलोकी इतना बोलकर खिड़की के पास जाती है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता और वो वापस शिवन्या के पास आकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली भवन से भागकर बाहर निकलकर खुद से कहती है, अच्छा हुआ महारानी ने हमें देखा नहीं उनकी बात सुनते हुए, अन्यथा वो मुझे दंड देती। परंतु हमें अब मोबाइल लेने के लिए धरती लोक जाना ही होगा। सोनाली इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और मोबाइल के बारे में पता करने की सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह सोनाली वन में टहल रही थी और धरती लोक में जाने के बारे में सोच रही थी और खुद से बोल रही थी, मोबाइल तो लेना है, परंतु हम पृथ्वी लोक पर कैसे जाएं? अगर नागलोक में किसी को तनिक भी भनक पड़ गई तो हम नागलोक से धरती लोक मोबाइल के लिए गए हैं तो नागरानी हमें कभी माफ नहीं करेगी। सोनाली खुद से बातें करते हुए परेशान इधर उधर घूम रही थी। तभी आलोकी उसे पीछे से आवाज देती है, सोनाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं आलोकी जी, वो क्या है ना, हमारी तनिक तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए परेशान लग रहे हैं। अच्छा, तुम हमारे साथ चलो, हम वैद्य जी से तुम्हें कुछ दवाइयाँ दिलवा देंगे ताकि तुम कुछ ही वक्त में ही ठीक हो जाओ। नहीं आलोकी जी, हमने वैद्य जी से दवाई ले ली है, हमने दवाई खा भी ली है। अच्छा, हम चलते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं हम। सोनाली को ऐसे अचानक घबराकर जाता देखकर आलोकी खुद से कहती है, बड़ी अजीब बात है, आज से पहले तो हमने कभी सोनाली को ऐसे भयभीत नहीं देखा। अवश्य कोई बात है जो ये हमें बता नहीं रही। आलोकी को सोनाली का बर्ताव अजीब लगता है, परंतु वो कुछ बोलती नहीं और भवन आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सोनाली ना किसी बहाने से अब वन में जाती और धरती लोक जाने की सोचती, परंतु जैसे ही आंख बंद करके धरती लोक जाने के लिए सोचती, कोई ना कोई वहाँ आ जाता और वो जा नहीं पाती। ऐसे ही एक रात जब पूरा नागलोक चैन की नींद सो रहा था, तभी मौका पाकर सोनाली धरती लोक आ जाती है और खुद से कहती है, चलो, आखिरकार आज तो हम धरती लोक पर आ ही गए, परंतु अब हम मोबाइल की दुकान को ढूंढे कहाँ? यहाँ तो सब कुछ शांत है, कोई मनुष्य भी नजर नहीं आ रहा। सोनाली आसपास देखती है परंतु कोई भी उसे नजर नहीं आता। वो अपना नागिन रूप लेकर किसी दुकान में छुप जाती है और अगली सुबह फिर से वो मनुष्य का रूप धारण करती है और धरती लोक में घूमती है। सब जगह घूमते हुए वो थक जाती है
और एक जगह जाकर बैठ जाती है। इतनी देर से घूमते घूमते तो हम थक गए, अब तो जोरों से भूख भी लग रही है। क्या करे, नागलोक वापस जाए या फिर यहीं से कुछ खा ले? परंतु कुछ खरीदने के लिए हमारे पास मुद्रा भी तो नहीं है। सोनाली जहाँ बैठी थी वहीं पास में मुन्ना लाल मोबाइल वाले की दुकान थी। मुन्ना लाल की नजर सोनाली पर जाती है और वो खुद से बोलता है, अरे वाह, इतनी सुंदर महिला कौन है जो मेरी दुकान में मेरे पास आकर बैठी है? ये लड़की इतनी सुंदर है मानो जन्नत से अप्सरा खुद धरती पर आ गई हो। लेकिन ये ऐसे उदास क्यों बैठी है? मैं जाकर पूछता हूँ इससे भी। मुन्ना लाल इतना बोलकर सोनाली के पास जाता है। हेलो मैडम, आप यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? कुछ नहीं भैया, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। धत तेरी की, इसने तो भैया बोलकर एक पल में ही मेरे सारे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। भैया की जगह कुछ और बोल देती तो। क्या हुआ भैया, आप इतना क्या सोचने लग गए? आपके पास भी पैसे नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। वो मैं सोच रहा था कि आप मुझे सर बोलिए, क्योंकि मुझे सभी यहाँ पर सर बोलते हैं ना, भैया नहीं। ओके सर। ये हुई ना बात। आपको भूख लगी है, आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। आपके साथ चलूं? लेकिन कहाँ चलूं? कहीं आप मेरे साथ। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो आप? आप मेरे बारे में कुछ भी उल्टा मत सोचिए। मैं बहुत ही शरीफ हूँ और हाँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी दुकान पर आई हैं। आप वहाँ बैठकर खाना खा लीजिएगा। सोनाली मुन्ना लाल की बात मानकर उसकी दुकान में चली जाती है। मुन्ना लाल उससे खाना खाने को देता है और बातें करने लगता है। वैसे मैडम, आप यहाँ पर नहीं लगती हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। जी भैया, हम यहाँ पर आए हैं, कल रात को ही हम यहाँ आए हैं। वैसे आपका घर कहाँ पर है? हम तो हमारा मतलब है कि हम नागपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर हम मोबाइल लेने आए थे। मोबाइल? फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। हमारी दुकान में तो बहुत सारे तरीके के मोबाइल हैं। आप मुझे बताओ, आपको कौन सा फोन चाहिए? सच में? आप हमें मोबाइल देंगे? क्या उस फोन में हमारी जल चित्र भी दिखेगी? चलचित्र? अच्छा हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहे तो मैं अभी आपकी फोटो इससे लेकर दिखा देता हूँ। जी, आप जल्दी से हमें मोबाइल दिखाइए ना, हमें भी मोबाइल देखना है कैसा होता है। लगता है ये लड़की दिमाग से थोड़ी पैदल है। मोबाइल के लिए ऐसे कर रही है जैसे पहली बार देखने वाली हो। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने मोबाइल बेचने से मतलब है। क्या सोचने लग गए आप? सोनाली के इतना बोलते ही मुन्ना लाल सोनाली को मोबाइल दिखाने लगता है। सोनाली एक एक करके सबको देखती है और एक फोन उठाकर जाने लगती है। तभी मुन्ना लाल उसे रोकते हुए कहता है, ओ मैडम, मोबाइल के पैसे तो देते जाओ। पूरे 20,000 का फोन है ये और आप ऐसे ही लेकर जा रही हो। पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आप इस मोबाइल के बदले हमसे कुछ भी ले सकते हैं। क्या पागल औरत है ये? नागपुर से इतनी दूर आ गई है और पैसे ही नहीं है। वैसे ये बहुत ही भोली है। क्यों ना इसको बहलाकर मैं इसको अपने पास रख लूं और घर के सारे काम करवाऊं। बोलो कुछ। अच्छा, अगर तुमको ये फोन चाहिए तो तुमको मेरे साथ रहना होगा और घर के सारे काम करने होंगे। जब इस फोन के सारे पैसे वसूल लूंगा उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। सोनाली मुन्ना लाल की बात पर कुछ देर सोचती है और फिर उसकी शर्त के लिए हामी भर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सोनाली फोन चलाने के शौक में मुन्ना लाल के चंगुल में फंस जाती है और वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाती। और वहीं नागलोक में आलोकी तक ये खबर आती है कि सोनाली कई दिनों से नागलोक से लापता है और आलोकी ये सब बात शिवन्या को बताती है, जिसके बाद वो दोनों जादुई आईने की मदद से सोनाली का पता लगा लेते हैं और धरती लोक आते हैं। महारानी, इतनी बड़ी जगह में हम सोनाली को कैसे ढूंढ पाएंगे? धैर्य रखो आलोकी, सोनाली का पता हम अवश्य लगा लेंगे। शिवन्या और आलोकी दोनों सोनाली को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर में उसका पता लगाकर उसको नागलोक वापस ले जाने लगते हैं। लेकिन ये सब मुन्ना लाल देख लेता है और सोनाली को नहीं ले जाने देता, जिसके बाद शिवन्या मुन्ना लाल पर अपनी शक्तियों से प्रहार करके उसको मारने ही वाली थी कि तभी आलोकी शिवन्या को रोक देती है। नहीं नागरानी, आप इसकी जान मत लीजिए। ये तो बस एक लालची मानव है और लालच करना मानव का स्वभाव है। आप बस इसकी यादें मिटा दीजिए। शिवन्या आलोकी की बात मान जाती है और मुन्ना लाल की याददाश्त मिटा देती है और सोनाली को लेकर वापस नागलोक आ जाती है। विशाखा नागिन अपने कक्ष में सो रही थी। तभी विशाखा नागिन के ऊपर से एक साया गुजरता है, जिससे विशाखा की आंखें खुल जाती है और वो डर जाती है। कौन है यहाँ? देखो, जो कोई भी मेरे कक्ष में मौजूद है वो मेरे समक्ष आ जाए।
वरना अच्छा नहीं होगा। माता, माता आप शीघ्र ही मेरे कक्ष में आइए माता। विशाखा की आवाज सुनकर वहाँ जल्दी से उसकी माता आती है। माता यहाँ कोई है? मैंने अभी यहाँ किसी का साया देखा था। जैसे ही मैंने उसे पुकारा तब से वो गायब हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है माता। पुत्री, तुम इतना विचलित क्यों हो रही हो? यहाँ कोई साया नहीं है। अवश्य तुमने कोई स्वप्न देखा होगा, तभी तुम डर गई। स्वयं देखो, यहाँ कोई साया दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं माता, मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा। मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने यहाँ साया देखा है। पुत्री, तुम्हारा भ्रम होगा। यदि यहाँ कोई होता तो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? और चलो, है भी तो अब कहाँ है? चलो तुम मेरे कक्ष में, तुम वहाँ सो जाना। वहाँ तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। जी माता। विशाखा अपनी माता के कक्ष में चली जाती है। सोने के लिए ऐसे ही रोज चलता है। अपने आसपास कुछ अलग सा विशाखा को कई बार महसूस होता, किंतु कोई ना मिलने पर विशाखा और डर जाती थी। एक बार विशाखा जहर लेकर धीरज नाग के कक्ष में जाती है। देखो धीरज नाग, मैं तुम्हारे लिए जहर की प्याली लाई हूँ। ये जहर बहुत ही अनोखा है। अनोखी तो तुम हो विशाखा नागिन, जो भी तुम्हें देख ले वो तो तुम पर मोहित हो जाता है। ये किस प्रकार की बात कर रहे हो धीरज नाग? तुम मेरे बचपन के मित्र हो और तुम मेरे साथ इस प्रकार की अनुचित बात करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं, शर्म करते हुए ही मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना तुम मेरे कक्ष में आती हो। आज आई हो तो इसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए मुझे। तुम जिस प्रकार की बात कर रहे हो ना मेरे साथ, वो सब मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, मुझसे ना ऐसी बातें करो और ना ही कोई दुर्व्यवहार। धीरज विशाखा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तुम बहुत ही गलत कर रहे हो धीरज। तुम्हें पता नहीं है, यदि ये खबर नागराज तक पहुंच गई ना तो तुम्हें इस लोक से बहिष्कृत किया जाएगा। कुछ समय की तो बात है, तुम मेरे नजदीक आ गई हो। बस मुझे अपने मन की करने दो, फिर किसी को भी हमारे बीच की बात का पता तक नहीं चलेगा। आओ जल्दी से। लगातार धीरज के दुर्व्यवहार के किए जाने पर विशाखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी विशाखा के अंदर साया आता है और वो विशाखा में मानो अलग ही जान डाल देता है, जिसके बाद विशाखा धीरज नाग को बहुत जोर से धक्का मारकर गिरा देती है। अरे तुम्हारे अंदर अचानक से इतनी जान कैसे आ गई? तू मुझे हाथ लगाएगा? मैं इस नागलोक की नागिन हूँ और तू मेरी शक्तियों से अभी भी परिचित नहीं है। मैं किसी के भी साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती। विशाखा की आवाज और उसके बात करने के तरीके से धीरज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। विशाखा को खुद भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ इतने सारे बदलाव कैसे हो रहे थे। अगली सुबह विशाखा अपनी सहेली चंचल नागिन के साथ वन में टहल रही थी। तभी विशाखा अपने शरीर को बहुत ही भारी महसूस करती है। चंचल, अचानक से मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर पता नहीं कितना वजन हो गया हो। तुम भी क्या मजाक कर रही हो विशाखा? तुम इस नागलोक की सबसे पतली नागिन हो, जिसका शरीर का आकार मन मोह लेता है, और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भारी भारी महसूस हो रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। मुझे अब आगे की ओर नहीं बढ़ा जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। रहने दो, तुम मजाक कर रही हो ना। यदि अभी मैं तुम्हारी चिंता करते हुए कुछ कहने लग जाऊं, तब तुम मेरे ऊपर ही हंसने लग जाओगी, है ना? यही करने वाली हो ना तुम? नहीं, सच में मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे यही महसूस हो रहा है जैसे कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मेरे शरीर मेरे काबू में नहीं है। चंचल, जल्दी से मुझे अपनी ओर खींचो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे इतना बोल रही हो तो तभी मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, अन्यथा मुझे तुम्हारा मजाक अच्छे से ज्ञात है। तुम इस बार मुझे मूर्ख नहीं बना सकती हो। चंचल जैसे ही विशाखा की बात सुनती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन विशाखा का वाकई वजन बहुत ज्यादा हो गया था कि चंचल से भी विशाखा को हिलाया नहीं जा रहा था। मुझे भी यही लग रहा है कि मानो तुम्हें किसी ने पकड़ा हुआ है और जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तभी तो जब मैं तुम्हें उठाने की कोशिश की तब तुम हिल तक नहीं पाई। किंतु मेरे साथ ये क्या हो गया है? कुछ समय पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, किंतु अब अचानक से मेरा वजन इतना कैसे हो गया? चंचल मेरी सहायता करो। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल मुझे अपने शरीर पर बहुत ज्यादा ही घुटन महसूस हो रही है। तुम ये क्या बातें कर रही हो? क्या हो रहा है आजकल?
रात में मुझे किसी का साया महसूस होता है और कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे आ रहा हो मेरे। भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जा पा रही थी, जैसे कोई अन्य शक्ति मुझे जाने ना दे रही हो। माँ को बताया था, लेकिन माँ को लगा कि मेरा भ्रम है, किंतु मैं सब सत्य कह रही हूँ। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर ही डर लग रहा है। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मैं तो जा रही हूँ, तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो चंचल? मैं तुम्हारी सखी हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मत जाओ कहीं, मैं अपने कक्ष से कैसे जाऊंगी? वो सब तुम देखो कि तुम अपने कक्ष में कैसे जाओगी। यदि तुम्हारे साथ कुछ समय मैं और यहाँ रही ना, तो मैं जरूर अपने कक्ष में जाने लायक नहीं रहूंगी। माफ करना, सखी हूँ तुम्हारी, लेकिन इस समय मुझे अपना भी तो सोचना है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माता को यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए भेज देती हूँ। चंचल इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक नागिन का काला साया चंचल की आंखों के आगे आता है, जिसे देखकर चंचल बहुत डर जाती है। विशाखा, ये साया कहाँ से आया? तू भी अपनी सहेली को अकेले छोड़कर जा रही है, और वो भी वो सहेली जो हर वक्त तेरे साथ खड़ी रहती है। तू उसे अकेला छोड़कर जा रही है। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मुझे कुछ मत करो, मैं बहुत डर गई हूँ विशाखा। कुछ तो करना, वरना ये साया मुझे खा जाएगा। यदि तुमने मेरी सखी को जरा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डस लूंगी। होगी तुम कोई काला साया, किंतु मैं भी एक नागिन हूँ, नागिन। तू जितना चाहे अपनी सहेली को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं इसका खात्मा करके ही रहूंगी। मेरा मकसद है और मैं अपने मकसद को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो साया चंचल को हवा में उठा देता है, जिसके बाद विशाखा भी बहुत कोशिश करने लगती है कि वो किसी तरह से चंचल को बचा सके, लेकिन बचा नहीं पाती और वो साया चंचल को भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये देखकर विशाखा भी काफी रोने लगती है। तुम्हारी हमसे कोई शत्रुता है? तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो? मैं बस अपने नागलोक की सेवा कर रही हूँ। मुझे नागलोक में किसी के साथ कोई बैर नहीं है। मैं तो नागलोक से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और नागलोक वासियों से भी। ये कैसा प्रेम है जिसमें नागलोक वासी ही कष्ट में है? प्रेम तो ये नहीं होता। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इस नागलोक के अंदर, वो किसी और के साथ ना हो। नागलोक पर सभी नागिन का पूर्ण अधिकार है, किंतु कुछ नाग इस अधिकार को अवसर समझ लेते हैं और मासूम नागिनों को परेशान करने लगते हैं। तुम इस प्रकार से क्यों बात कर रही हो? तुम्हें किसने तंग किया? तुम किससे परेशान हो? हमें बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैं शुरू से कोई साया नहीं थी, बल्कि मैं भी तुम्हारी ही तरह नागिन थी, जो हर किसी की मदद किया करती थी। किंतु नागलोक के कुछ नाग बताओ ना आगे क्या हुआ? कुछ नाग आगे क्या? कुछ नाग ने मेरे साथ गलत करने की चाह रखी और उस चाह को पूरा करने के लिए मेरे पास आने लगे। मैंने उन नागों को तो उनके परिणाम दे दिए हैं, किंतु उस दौरान मेरी आकस्मिक मृत्यु हो गई और उन नाग को अपने फायदे के लिए मारने का दोष भी मेरे सर मढ़ा गया, जिसके कारण नागलोक में ना ही किसी ने मेरा श्राद्ध किया और ना ही मुझे अंतिम विदाई थी। इस वजह से मैं नागलोक में भटक रही हूँ। साई की बात सुनकर चंचल और विशाखा दोनों ही बहुत बुरा मान जाते हैं और उन दोनों की आंखें नम हो जाती है। हमें माफ कर दो, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ मुझे उसका बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है और नागिन का श्राद्ध भी नहीं हुआ है, और भी ज्यादा बुरी बात है ये तो। लेकिन अब जो हो गया है हम उसे भी तो नहीं बदल सकते ना, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका अधूरा श्राद्ध मैं पूरा करूँगी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरा श्राद्ध नहीं होता तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहती। विशाखा चंचल के साथ मिलकर उस नागिन का अधूरा श्राद्ध पूरा करती है